हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर के। ठीक है, तो ये आपका टर्म फर्स्ट में चैप्टर आ रहा है, तो इसे अच्छे से पढ़ना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेटिंग ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको कुछ मिक्सचर्स दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि आप कौन सी सेपरेशन की उसमें टेक्निक अप्लाई करोगे कि उन मिक्सचर्स में से जो भी आपको सेपरेट करना है वो अलग हो जाए। तो हमारे फर्स्ट दे रखा है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम ए सॉल्यूशन इन वाटर। तो अब आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है जिसमें पानी में नमक मिक्स्ड है, तो अब आपको नमक को अलग करना है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सॉल्ट होता है। ठीक है, तो आप सिंपल इवेपोरेट करोगे उसे, इवेपोरेशन टेक्निक आप उसमें यूज़ करोगे कि आपने मिक्सचर लिया, आपने उसे बर्नर लगाया और फिर वाटर वेपर बन के उड़ गया 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो आपका बच गया सॉल्ट। सेकंड है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर सोडियम क्लोराइड एंड द एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब आपके पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड नमक है और एल्यूमिनियम क्लोराइड है। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है कि जैसे नैप्थलिन बॉल होती हैं जो बिना लिक्विड स्टेट में आए गैस स्टेट में आती है, वो गायब हो जाती हैं अपने आप। ठीक है, तो वैसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड भी होता है। आप सोडियम क्लोराइड को, नमक को तो अलग कर नहीं सकते हो उससे, तो आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को अलग कर सकते हो सोडियम क्लोराइड से। अब क्या होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड तो अपने आप ही गैस बन के वो उड़ जाएगी, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, और हमारे पास क्या बच जाएगा? सिर्फ सोडियम क्लोराइड बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस। थर्ड दे रखा है स्मॉल पीसेस ऑफ द मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ द कार। अब आपकी कार का जो इंजन ऑयल है ना, उसमें कुछ मेटल के पीसेस गिर गए, आप कैसे उसे अलग कर सकते हो? फिल्ट्रेशन प्रोसेस नॉर्मली आप कर सकते हो, आप उसे फिल्ट्रेट कर दो, अपने आप ही मेटल्स अलग हो जाएंगे, है ना, वेरी सिंपल। फोर्थ दे रखा है डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द फ्लावर पैटल्स। अब आपके पास एक एक्सट्रैक्ट है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर के पैटल्स हैं उसमें। ठीक है, तो जो डिफरेंट पिगमेंट्स उसके अंदर है, आप उन पिगमेंट्स को कैसे अलग कर सकते हो? कैसे अलग करोगे? क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से आप उसे अलग करोगे। उसमें क्या होता है कि एक शीट होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि आपकी लाइन है, यहाँ पे आप वो एक्सट्रैक्ट डालोगे और यहाँ पर है वाटर। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, तो यहाँ पर है पानी। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे है डिफरेंट डिफरेंट कलर का पिगमेंट। ठीक है, ठीक है, अब आप कैसे उसे अलग करोगे? मैंने सपोज इसमें दो कलर के हैं, दैट इज़ येलो एंड रेड। तो आप उसे कैसे अलग करोगे कि जब ये पानी से टच हो जाएगा, जब ये पानी से टच होगा ये आपका एक्सट्रैक्ट, तो ये अपने आप ही ऊपर ऊपर चल देगा। येलो चलेगा, पहले रेड चलेगा, फिर उसके बाद येलो भी चल देगा उसके पीछे पीछे, राइट। और जितने भी अगर और कलर्स के होंगे तो वो भी चल देंगे। ऐसे ऐसे करके आपके डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। इस तरह से आप अलग उन्हें कर सकते हो, राइट। क्रोमेटोग्राफी से आप अलग कर सकते हो। नेक्स्ट हमें दे रखा है बटर फ्रॉम द कर्ड। आप कर्ड में से बटर को कैसे अलग करोगे? आप उसे बहुत तेज रोटेट करोगे। उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप मिक्सी है आपके घर में, आप उसमें दही डालोगे तो आप उसमें से बटर को अलग कर सकते हो उसे बहुत तेज़ी से रोटेट करके, राइट। करके भी देख लेना, ऐसा ही होगा। नेक्स्ट इज ऑयल फ्रॉम वाटर। अब आपके पास पानी है, उसके पास आपके पास ऑयल, उसके ऊपर है ना एक लेयर बन जाती है ऑयल की पानी के ऊपर, क्योंकि वो मिक्स नहीं हो पाते हैं पानी और ऑयल। ठीक है, तो आप क्या करोगे? एक सेपरेटिंग फर्नल लोगे। सेपरेटिंग फर्नल में क्या होगा कि आप ये मिक्सचर उसमें डाल दोगे। अब ऊपर की जो लेयर है ऑयल की वो उसी में रह जाएगी। आप नीचे से उसका टैप ओपन करोगे तो पानी पानी निकल जाएगा। फिर जैसे ही पानी फिनिश हो जाए आप उसको बंद कर दो। फिर एक दूसरा बॉयल लो या बेकर, जो भी आपको लेना है, उसमें ऑयल निकाल लो, है ना। तो आप इस तरह से ऑयल और वाटर को सेपरेटिंग फर्नल की हेल्प से आप अलग कर सकते हो। नेक्स्ट इज टी लीफ फ्रॉम द टी। अब क्या करना है आपको? टी लीव्स है उसे चाय में से अलग करनी है। कैसे करोगे? फिल्ट्रेट करके करोगे। आप छन्नी लोगे और जो बची हुई जो चाय है, चाय की जो लीव्स बच रही हैं उसे आप निकाल लोगे स्टेनर में, राइट। नेक्स्ट इज आयरन पिन फ्रॉम सैंड। अब क्या है कि आपके पास रेत है, उसमें ना आयरन की एक पिन गिर गई है पतली सी, अब आपको वो मिल नहीं रही है। अब आप क्या करोगे? एक बड़ा सा मैग्नेट लेकर आओगे, फिर मैग्नेट वहाँ पे वहाँ पे उसके आप पास लेके जाओगे और आयरन की पिन अपने आप ही भागी भागी आ जाएगी, मैग्नेट से चिपक जाएगी। तो इस तरीके से आप आयरन पिन को अलग कर सकते हो मैग्नेटिक सेपरेशन की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा हमें व्हीट गेन फ्रॉम द हग्स। अब व्हीट गेन्स होते हैं उसके ऊपर ना पतले पतले छिलके होते हैं। ठीक है, आप उसको कैसे अलग कर सकते हो? पतले पतले छिलकों को आप उसे फूंक मार के उड़ा सकते हो। तो विनोविंग उस टेक्निक का आप यूज़ करोगे कि आप उसके जो जितने भी छिलके होंगे वो उड़ जाएंगे, राइट। फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द वाटर। अब है कुछ के मड के कुछ पार्टिकल्स हैं पानी के अंदर, मिक्स्ड है।
ठीक है। तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि वो अपने आप ही नीचे नीचे बॉटम में बैठ रहे हैं, वो नीचे जाके मड के जितने भी पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इस टेक्निक को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, और आप सेपरेशन उसे सेपरेट कर सकते हो पानी, और फिर जितने भी मड जो है वो नीचे बैठ गई आप उसे फिल्ट्रेट करके निकाल सकते हो। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है कि जब पार्टिकल्स जो है वो बॉटम में, पानी के बॉटम में सेटल डाउन हो जाए तो उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो थोड़ी देर बाद सस्पेंडेड पार्टिकल्स अपने आप ही नीचे जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग द टी। यूज द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। अब क्या है कि अब आपको बनानी है चाय। अब आपको चाय का प्रोसेस पूरा इसमें स्टेप्स लिखने हैं कि आप कैसे कैसे चाय बनाते हो, लेकिन आपको कुछ साइंस के वर्ड्स यूज़ करने हैं, दैट इज सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ट्रेट एंड रेसिड्यू। आपको ये वर्ड्स उसमें यूज़ करने हैं। तो चलो पढ़ते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जब चाय बनाते हैं, आप पानी लेते हो, आप उसको बॉईल करते हो, तो उसको कैसे लिखोगे, वाटर इज टेकन एज अ सॉल्वेंट इन द सॉसर पैन। अब पैन लोगे आप, उसमें पानी डालोगे, और पानी क्या ले रहे हो, ज़्यादा ले रहे हो, तो एज अ सॉल्वेंट वो हो गया। दिस वाटर सॉल्वेंट इज अलाउड टू बॉयल। अब उसे बॉयल होने हम देंगे। अब सेकंड में आप क्या करते हो, उसके अंदर सारी चीज़ें ऐड करते हो, मिल्क, टी, अदरक, ये सब कुछ, जिंजर वगैरह सब कुछ आप ऐड कर देते हो। फिर क्या करते हो कि उसका फिर अब एक सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, ड्यूरिंग हीटिंग मिल्क एंड टी लीव्स आर एडेड टू द सॉल्वेंट एज अ सोल्यूट, दे फॉर्म अ सॉल्यूशन। तो आप सॉल्वेंट के अंदर, पानी के अंदर ये सारी चीज़ों को ऐड कर दोगे। थर्ड प्रोसेस बनता है कि अब आपको उसे फिल्ट्रेट करना है, जितनी भी आपकी टी लीव्स बच गई है, दैट इज फिल्टर द सॉल्यूशन विद द स्टीनर टू सेपरेट द इनसॉल्युबल टी लीव्स। ठीक है, तो फिर आप उसे सेपरेट कर दोगे। जो इनसॉल्युबल पार्ट जितना भी बचेगा हमारा, वो आपका स्टेनर में आ जाएगा, छन्नी में आ जाएगा ऊपर, जितना भी आपका रेजिड्यू बच जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, एट लास्ट अब आपकी चाय बन गई है, लेकिन आपने चीनी मिलाना भूल गए हो। अब चीनी, मिठास भी तो ज़रूरी होती है ना चाय में, तो अब शुगर को फिर लास्ट में ऐड करोगे। एड इट टू द फिल्ट्रेट विच डिजॉल्व इन द फिल्ट्रेट, द रिजल्ट सॉल्यूशन इज द रिक्वायर्ड टी। अब शुगर को आपने ऐड कर दिया, और लास्ट में आपके पास क्या बच गई, क्या बन गई आपकी आपकी चाय रेडी हो गई। तो आपको पूरा चाय का प्रोसेस लिखना था, सारे स्टेप्स लिखने थे कि आप कैसे कैसे चाय बनाते हो। ठीक है, आपको समझ आ गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। प्रज्ञा टेस्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द three different substances at a different temperature and collect the data as given below. Results are given in the following table. As a gram of the substances dissolve in 100 gram of the water to form a saturated solution. अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है ये समझते हैं पहले, कि प्रज्ञा जो है, प्रज्ञा ने डिफरेंट सब्सटेंसेस को लिया और उन्हें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे लिया, और उस डाटा को उसने ना कलेक्ट किया और एक टेबल की फॉर्म में उसने लिख दिया, और उसने उन सब्सटेंसेस को 100 ग्राम ऑफ वाटर में उसने डिज़ोल्व किया है। तो कितना टेम्परेचर उसने लिया है, कौन कौन से सब्सटेंसेस उसने लिए हैं, और 100 ग्राम सभी को 100 ग्राम ऑफ वाटर में उसने डिज़ोल्व किया है। ठीक है, तो आपको एक टेबल दे रखी है। इस टेबल में क्या दे रखा है कि जो टेम्परेचर दे रखा है वो के में दे रखा है, दैट इज केल्विन, राइट। लेट मी चेंज द कलर। ओके, केल्विन दे रखा है आपको। अब सब्सटेंसेस डिज़ोल्व कितना कितना टेम्परेचर लिया है, 283, 293, 311, 333, 353। ठीक है, और ये सारे सब्सटेंसेस है, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आपको ये सारे सब्सटेंसेस दे रखे हैं। अब इसमें क्या है, उसने लिया है 21 ग्राम का पोटेशियम नाइट्रेट, और उसने 100 ग्राम के पानी में, वाटर में उसने डिज़ोल्व किया है। फिर उसने क्या किया, उसे टेम्परेचर लिया है 283। ठीक है, फिर उसने, उसको मज़ा आने लग गया तो उसने थोड़ा सा और बढ़ा दिया। फिर उसने लिया 32 पोटेशियम नाइट्रेट ग्राम में लिया, उसने 100 ऑफ पानी में डिज़ोल्व किया, और उसका टेम्परेचर किया 293। फिर उसने थोड़ा सा और डिज़ोल्व किया। तो ऐसे ऐसे करके उसने सारे सब्सटेंसेस को किया डिज़ोल्व। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या लिखा है। तो हमारा इसका फर्स्ट दे रखा है, व्हाट मास ऑफ द पोटेशियम नाइट्रेट विल बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट द 313 केल्विन। अब इसमें जो पोटेशियम नाइट्रेट दे रखा है आपको, ये फर्स्ट वाला, उसमें हमें लेना है 50 ग्राम ऑफ वाटर, और उसने 313 केल्विन पे, 313 केल्विन ये दे रखा, और इस पर उसने किया था, इसके हिसाब से करें तो 62। लेकिन हमें 50 ग्राम ऑफ पानी में आप कितना, आप इसका ग्राम लोगे पोटेशियम नाइट्रेट का। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, अब एक बार पढ़ते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, अब उसमें था, ऊपर था टेबल में 100 ग्राम, अब हमें लेना है खाली 50 ग्राम। ठीक है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 313 केल्विन पे। ठीक है, तो उसका कितना आएगा, तो जितना 100 ग्राम पे उसने लिए रखा था टेबल में, दैट इज 62। अब इसका हाफ कर दो, 62/2 कर दो। ठीक है, तो कितना आया, 2 3 और
2 वन सा, तो ये आ गया 31 ग्राम। तो 50 ग्राम पे कितना लेगी वो? 31 ग्राम लेगी। यही इसमें मैंने लिख रखा होगा आंसर में। Since 62 gram of the potassium nitrate is dissolved in 100 degree of water to prepare a saturated solution at 313 Kelvin। तो ऊपर जो चीज़ मैंने बोली कि 62 ग्राम जो था वो 100 ग्राम ऑफ वाटर में उसने किया था डिज़ोल्व, ठीक है। अब उसका हाफ जब हम करेंगे तो वो आ जाएगा 31 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट लेगी अगर उसे 50 ग्राम ऑफ वाटर में उसे डिज़ोल्व करना है तो एट द 313 केल्विन पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है। तो आप उसका हाफ कर दोगे तो आपका 50 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया आपको? अब इसका बी दे रखा है, प्रज्ञा मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल डाउन एट अ रूम टेम्परेचर। व्हाट वुड यू शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल, एक्सप्लेन। अब क्या है, प्रज्ञा ने जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया था पोटेशियम क्लोराइड का पानी के अंदर, देखते हैं ऊपर टेबल में, पोटेशियम क्लोराइड जो था उसका उसने 353 पर उसने बनाया था 54, ठीक है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 353, ठीक है। तो ये उसने बना दिया। अब उसमें क्या लिखा है कि अब आपको बताना है कि अगर उसने इस टेम्परेचर उसको छोड़ दिया, उस सॉल्यूशन को, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को उसने छोड़ दिया, तो जब वो ठंडा हो जाएगा, अभी तो वो 353 केल्विन पे बॉईल हो रहा था, अब उसने जब वो ठंडा होने के लिए वो रूम टेम्परेचर पे छोड़ देगी तो आप क्या देखोगे उसके अंदर कि जो पोटेशियम क्लोराइड के जितने भी वो ना पार्टिकल्स थे वो क्रिस्टल की फॉर्म में उसके पास बच जाएंगे जब वो पूरी तरह ठंडा हो जाएगा। आंसर पढ़ते हैं हम। द अमाउंट ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड दैट शुड बी डिजॉल्व इन द वाटर टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इंक्रीज विद द टेम्परेचर, थस एज द सॉल्यूशन कूल डाउन ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड विल प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन। वो क्या होगा, एज अ क्रिस्टल की फॉर्म में खाली पोटेशियम क्लोराइड बच जाएगा, ठीक है, पानी नहीं बचेगा। जब वो ठंडा हो जाएगा तो खाली आपके पास पोटेशियम क्लोराइड बच जाएगा एज अ क्रिस्टल की फॉर्म में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट द 293 केल्विन, विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। अब आपको क्या करना है कि 293 केल्विन पे ही हमारे पास ये जो 4 सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, आपको उसकी सॉल्युबिलिटी करनी है फाइंड। फिर क्या करना है, आपको ये भी उसमें बताना है कि सबसे हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी किसकी है। अब सब कुछ उसके अंदर मेंशन है ऑलरेडी टेबल के अंदर। हम टेबल पे दोबारा चलते हैं। तो अब क्या दे रखा है, 293 पे था ना, लेट मी चेक। 293 केल्विन पे आपको सबकी सॉल्युबिलिटी बतानी थी। तो आप क्या लिखोगे कि सॉल्युबिलिटी पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी है, 32 ग्राम है। सोडियम क्लोराइड की कितनी है, 36 ग्राम है। पोटेशियम क्लोराइड की कितनी है, 35 है। एल्यूमिनियम क्लोराइड की कितनी है, 37 है। अब आपको फिर इसमें पूछा कि सबसे हाईएस्ट कौन सी है इसमें, तो इसमें सबसे हाईएस्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड की, दैट इज 37, राइट। तो इसे आपको आंसर की फॉर्म में इसे लिखना है। तो हम आंसर की फॉर्म में इसे देखते हैं। The solubility of the salt at the 393 Kelvin are potassium nitrate 32 gram, sodium chloride 36, potassium chloride 35 gram, aluminium chloride 37 gram. Aluminium chloride has the highest solubility at the 293 Kelvin. ठीक है, समझ आ गया आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्युबिलिटी दे रखी है, वो ऑलरेडी सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको दे रखा है, आपको सिर्फ राइट डाउन करना है। लास्ट जो पार्ट दे रखा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। तो अगर आपका जो नमक है, दैट इज सोडियम क्लोराइड जो है, अगर उसका टेम्परेचर हम चेंज करेंगे तो आपको क्या इफेक्ट उसमें दिखेंगे। तो देखो, आपका सोडियम क्लोराइड पे हम वापस चलते हैं टेबल पर। तो ये दे रखा है सोडियम क्लोराइड। अब क्या हुआ कि प्रज्ञा ने लिया था 36 ग्राम का 100 ग्राम ऑफ वाटर में उसने मिक्स किया था, राइट, एट द टेम्परेचर ऑफ 283। फिर उसने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो 293 पे उसने 36 पे ही किया उसने मिक्स, तो हो गया वो। तो फिर उसने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया 313 पर, तो फिर उसने 36 लिया, फिर हो गया। तो आप उसको क्या इफ़ेक्ट इसमें दिख रहे हैं, आपको ये चीज़ बतानी है, ठीक है। तो देखते हैं आंसर इसका। इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट जनरली इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता चलेगा, जो सॉल्ट नमक की, सोडियम क्लोराइड की जितनी भी सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती ही चली जाएगी, वो अच्छे से डिज़ोल्व होने लगेगा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन। हमें एक्सप्लेन करना है इन्हें। फर्स्ट ये रखा है हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व्ड एज मच एज सोल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सॉल्यूटेड सॉल्यूशन।
जब आपको एक सॉल्यूशन बनाना हो, उसके अंदर उतना सॉल्यूट मौजूद हो, मतलब एक पानी के अंदर उतना सॉल्ट मौजूद हो जितना वो कैपेबल है, जितना वो कर सकता है डिजॉल्व, उतना उसके अंदर हो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सॉल्यूटेड पार्टिकल्स सिर्फ उतना ही डिजॉल्व कर पाएगा जितना वो कैपेबल है डिजॉल्व करने के। पानी के अंदर उतना ही वो नमक डिजॉल्व कर पाएगा जितना वो कैपेबल है एट अ गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है। तो उससे ज़्यादा वो उसके अंदर डिजॉल्व नहीं कर पाएगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। उसी टेम्परेचर पे अगर आप और नमक उसमें डालोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन एक्वायरिंग सॉल्यूशन ऑफ द शुगर, नो मोर शुगर कैन बी डिजॉल्व एट द रूम टेम्परेचर। तो जब एक आपने उतना अमाउंट का पानी में डिजॉल्व कर दी है शुगर को, अगर आप उसमें और शुगर डालोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगी एट अ रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी मिक्सिंग नहीं होती किसी भी सब्सटेंसेस के अंदर, वो खाली सेम काइंड के एलिमेंट से बना होता है, ठीक है। Pure means that there is no mixing in the substances. A pure substance is made up of same kind of elements. For example, sugar, salt, water, 24 karat gold. तो अब शुगर क्या है? आप उसके अंदर खाली शुगर के ही एलिमेंट्स हैं, सॉल्ट के अंदर सॉल्ट के ही एलिमेंट्स हैं, वाटर के अंदर वाटर के ही एलिमेंट्स हैं, और गोल्ड के अंदर भी गोल्ड के ही एलिमेंट्स हैं। तो प्योर क्या होता है? जिसके अंदर सेम काइंड के एलिमेंट्स होते हैं हमारे, और कोई मिक्सिंग नहीं होती सब्सटेंसेस के अंदर। नेक्स्ट है हमारा कॉलोइडल सॉल्यूशन, कोलाइड। तो इसमें क्या होता है कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हुज पार्टिकल्स आर नॉट एज स्मॉल एज द सॉल्यूशन बट दे आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज। व्हेन द beam of the light is passed and the path of the light becomes visible, for example milk, blood, smoke, etc. तो कॉलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होता है जिसके पार्टिकल्स ना सॉल्यूशन से छोटे होते हैं, सॉल्यूशन में छोटे होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा छोटे होते हैं जिसको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जब हम उस पर बीम ऑफ लाइट का पाथ उसका पाथ देखेंगे, लाइट का पाथ उसमें देखेंगे तो वो विजिबल होगा। जैसे मिल्क है, मिल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्सड हैं, ठीक है। ये एक मिक्सचर है हमारा मिल्क, तो उसके अंदर जो पोटेशियम, फैट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, प्रोटीन वगैरह, ठीक है। तो आप उनको नहीं देख सकते हो आंखों से, नेकेड आइज से उन सबको नहीं देख सकते हो। आपको लगता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन ये होता हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो कॉलोइडल सॉल्यूशन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिल्क जो है होमोजीनियस लगता है क्योंकि सेम टेस्ट होता है मिल्क का, ठीक है। अगर आप कोई मिल्क लेते हो एक ग्लास में, ऊपर से ऐसा नहीं है कि ऊपर से सिप लोगे तो अलग आएगा, नीचे से लोगे तो अलग सिप आएगा, नहीं, उसका एक ही होता है, लेकिन वो एक इम्प्योर मिक्सचर है हमारा मिल्क, ठीक है। तो इसलिए वो कॉलोइडल के अंदर है कि हमें लगता है कि होमोजीनियस है, लेकिन होता है वो हेट्रोजीनियस है। हम उसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, और उसका लाइट ऑफ पाथ भी विजिबल होता है, बीम ऑफ लाइट का पाथ भी विजिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात हम करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन में क्या होता है कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंडेड रहते हैं, वो डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। फिर क्या होता है कि वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं और हम उसको फिल्टर कर सकते हैं बाद में। जैसे मडी वाटर हो गया, अब पानी में आप मडी वाटर को मिक्स करोगे, फिर वो क्या होगा, वो नीचे थोड़ी देर बाद नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, पानी के नीचे चला जाएगा, और फिर आप उसे अलग कर सकते हो, मडी वाटर को अलग कर सकते हो और पानी को आप अलग कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर इसे कहते हैं हम सस्पेंशन। फॉर एग्जांपल मडी वाटर, चॉक पाउडर इन वाटर, पेंट्स एक्सेट्रा, तो इनको आप अलग कर सकते हो। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स और होमोजीनियस मिक्सचर्स, सोडियम वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर टी। तो आपको एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में इन्हें क्लासीफाई करना है। सोडा वाटर को करते हैं पहले। सोडा वाटर क्या होता है? सोडा वाटर होमोजीनियस हो गया क्योंकि हम उन दोनों को अलग कर सकते हैं। वाटर है, उसके अंदर सोडा क्या हो गया, गैस हो गई आपकी, ठीक है। तो इसे हम एज अ होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे क्योंकि ये एक मिक्सचर है, हम इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया होमोजीनियस। वुड है, अब आप वुड को कैसे करोगे? वुड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो तो हेट्रोजीनियस हुई, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स उसके अंदर मिक्स्ड हैं वुड के अंदर, है ना। उसकी जड़ें हो गई, उसके ऊपर का पेड़ हो गया, उसके ऊपर की लीव्स हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया, वुड हो गया आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में। अब हम बात करते हैं एयर की। एयर क्या होती है? अगर वो प्योर एयर है तो उसको हम एज अ होमोजीनियस मिक्सचर उसे कंसिडर करेंगे, बट अगर वो पॉल्यूटेड एयर है तो हम उसको एज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम उसमें क्लासीफाई करेंगे, उसे डालेंगे, ठीक है। जो कि मैंने इसके नीचे भी लिख रखा है कि प्योर एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर्स बट द पॉल्यूटेड एयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स,
ठीक है। सॉइल की बात करें तो सॉइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक मैनुअल होता है, जितना भी आपका वेस्ट हो गया एनिमल्स का, प्लांट्स का, जितना भी वेस्ट हो गया वो सारी चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सॉइल के अंदर, इसलिए वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, उसके अंदर सेम तरह के कंपाउंड्स नहीं हैं। विनेगर की बात करते हैं तो विनेगर आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि एक ही तरह का उसके अंदर एलिमेंट होता है ना। फिल्टर टी की बात करें तो फिल्टर टी आपका हो गया होमोजीनियस मिक्सचर्स, क्योंकि आप उसे सेपरेट भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप तो उसे पानी में ही डाल रहे हो ना, तो ये हो गया आपका होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। बस प्योर एयर की बात ये है कि अगर वो प्योर एयर है तो होमोजीनियस है, और पॉल्यूटेड है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इन अ प्योर वाटर। अब आपको ये चीज़ कन्फर्म करनी है कि अगर आपके पास कोई कलरलेस लिक्विड है, अगर आपको दे, तो आप उसको एज अ प्योर वाटर कैसे कंसिडर करोगे कलरलेस वाटर को, ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा। अब आपके पास देखो कि आपके पास कलरलेस वाटर है, लाइक पानी है, उसका कोई कलर तो है नहीं पानी का, है ना, तो आपके पास आप उसको एज अ प्योर वाटर क्यों कैसे बोलोगे कि ये हाँ ये कलरलेस वाटर लिक्विड है, दैट मीन्स ये प्योर वाटर है। आप कैसे करके इसे देखोगे, मैंने 2 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं जिसे आप करके देख सकते हो। दैट इज फर्स्ट इज फिल्टर द कलरलेस लिक्विड through a very fine filter paper. If no residue is left on the filter paper, that means the liquid is a pure water and has no suspended impurities present in it. तो आप क्या कर सकते हो, उस कलरलेस लिक्विड को फिल्टर पेपर पे उसको डालोगे, आप उसे फिल्टर करने की कोशिश करोगे, कोई रेसिड्यू नहीं बचता है, तो दैट मीन्स कि वो एक प्योर वाटर है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है। और सेकंड क्या होगा कि आप उस पानी को बॉईल करके देख सकते हो एट 100 डिग्री सेल्सियस पर। अगर वो 100 डिग्री पर सेल्सियस पे वो बॉईल हो जाता है, दैट मीन्स कि वो प्योर वाटर है। डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर लिक्विड। इफ़ it's come out to be nearly 373 Kelvin, that is 100 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स दैट द प्योर लिक्विड इज़ अ वाटर, ठीक है। तो आप उसे बॉईल करके देख सकते हो या फिर आप उसे फिल्टर करके देख सकते हो, ठीक है, आप दोनों में से कोई सा भी पॉइंट लिख सकते हो, दिस इज टोटली अप टू यू। सेवेंथ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस। अब इसमें क्या दे रखा है, आपको कुछ मटेरियल्स दे रखे हैं, तो आप उसे किस कैटेगरी में आप डालोगे, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी है, आपको प्योर सब्सटेंसेस बताने हैं कि इन सब मटेरियल्स में से कौन सा प्योर सब्सटेंसेस है आपका। फर्स्ट इज आइस। आइस क्या हो गई, बर्फ़ हो गई। तो बर्फ़ कैसे प्योर सब्सटेंसेस है। अब क्या होगा कि जब आप उसे लिक्विड आप आइस को जब आप उसे एज अ रूम टेम्परेचर पे आप उसको रख दोगे तो वो ना मेल्ट हो जाएगी, तो वो आपका पानी बन जाएगी, है ना, पानी बन जाएगी। तो आप फिर से उसे आइस बना सकते हो और फिर से आप उसे पानी बना सकते हो। तो क्या हुआ, वो सेम ही तो चीज़ हुई, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या फिर वो आइस की फॉर्म में हो, ठीक है। तो दोनों चीज़ तो सेम ही हुई, दैट मीन्स कि वो प्योर सब्सटेंसेस है हमारा। नेक्स्ट इज मिल्क। मिल्क में मैंने आपको बताया था कि ये इम्प्योर सब्सटेंसेस में आता है, क्योंकि मिल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, फैट, प्रोटीन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से वो इम्प्योर में होता है। तो ये इम्प्योर है, एज अ प्योर सब्सटेंसेस हम नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट इज आयरन। आयरन के अंदर क्या होता है, खाली आयरन के ही एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं, तो दैट मीन्स कि ये प्योर सब्सटेंसेस है आपका। हाइड्रोक्लोराइड एसिड क्या हो गया, ये किसके अंदर हाइड्रो है, हाइड्रोजन है, एंड दैट इज क्लोराइड है। तो मतलब इसके अंदर यही खाली एलिमेंट्स है इस एसिड के अंदर, दैट मीन्स कि ये प्योर सब्सटेंसेस होता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड के ही इसके अंदर एलिमेंट है, दैट मीन्स कि ये प्योर सब्सटेंसेस है हमारा, ठीक है। मरकरी है। अब मरकरी के अंदर तो खाली मरकरी ही है ना, उसके अंदर कुछ और तो है नहीं, तो दैट मीन्स कि ये भी आपका प्योर सब्सटेंसेस है। ब्रिक की बात करें हैं, ब्रिक है, सीमेंट है, उसके अंदर पानी है और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपका सीमेंट है, उसके अंदर सीमेंट पत्थर वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर वो सब चीज़ें, तो दैट मीन्स कि इम्प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आता है। लकड़ी की मैंने आपकी बात की कि बीच में लकड़ी है, ऊपर पेड़ पौधे हैं, नीचे उसकी जड़ें वगैरह होती हैं, तो दैट मीन्स कि इम्प्योर में आता है। खाली जो वुड है वो आपका एज अ प्योर सब्सटेंसेस हम नहीं बोल सकते उसको, ठीक है। हमने एयर की बात करी, एयर एज अ प्योर सब्सटेंसेस क्यों नहीं हुई, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह है, तो आई डोंट थिंक सो कि प्योर एयर यहाँ पर है भी मौजूद। एज अ इम्प्योर एयर बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूटेड एयर है, तो हम इसको एज अ प्योर सब्सटेंसेस हम इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें से हमारा प्योर में क्या क्या गया, बर्फ़ आ गया, आइस आ गई, आयरन आ गया, हाइड्रोक्लोराइड एसिड आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड आ गया और मरकरी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। हमें इसमें से सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है। आपको कुछ मिक्सचर्स दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट दे रखा है हमें सॉइल। सॉइल क्या एक मिक्सचर है, क्या वो एक सॉल्यूशन है। सॉइल में क्या हो गया कि ये एक इम्प्योर मिक्सचर्स में आ गया, ठीक है। सॉइल जो हमारे इम्प्योर मिक्सचर्स में आ गया, क्यों आ गया,
क्योंकि सॉइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर प्लांट्स एनिमल्स का वेस्ट होता है, और हम उसके अंदर उसे जिससे कीड़े वगैरह ना लगे हमारे सॉइल के अंदर, तो हम बहुत सारे केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह भी डालते हैं सॉइल में। तो वो बहुत सारी चीज़ें हम एज अ मिक्सचर उसको नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और सेकंड दे रखा है सी वाटर। सी वाटर के अंदर क्या है, पानी और नमक है, ये एक सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है, जिसमें से पानी में से हम सी वाटर में से हम नमक को बाहर निकाल लेते हैं। तो सी वाटर क्या होगा, एक मिक्सचर हो गया जिसको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उस एयर। एयर की हमने ऊपर बात करी थी, पॉल्यूटेड एयर को हम बोलेंगे मिक्सचर है कि उसमें पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा, और हम उसे एज अ प्योर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। कोल की बात करें तो कोल के अंदर तो खाली कोल ही होता है, एज अ प्योर सब्सटेंसेस में आ जाता है, ये कोई मिक्सचर तो है नहीं, ठीक है। कोल कोई मिक्सचर तो वैसे भी नहीं है। नेक्स्ट है सोडा वाटर। सोडा वाटर एक मिक्सचर है, इसके अंदर पानी और गैस है, तो डैट मीन्स ये मिक्सचर है, और सॉइल के अंदर कोई मिक्स नहीं हो रहा है, ये खुद ही हो रहा है, तो ये नहीं है। तो सॉइल और कोल हमारा कोई मिक्सचर नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो दैट इज सी वाटर, एयर एंड सोडा वाटर, ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा एक मिक्सचर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आपको इसमें से कौन सी चीज़ें आपको दिखाता है, आपको ये बताना है, कौन से सॉल्यूशन हमें दे रखे हैं उसमें कौन सा आपको टिंडल इफेक्ट दिखाता है। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय द कॉलोइडल सॉल्यूशंस, हेंस मिल्क एंड द स्ट्रेचर सॉल्यूशन आर कॉलोइडल, देयरफॉर द मिल्क एंड द स्ट्रेचर सॉल्यूशन विल शोन टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, वो खाली कॉलोइडल सॉल्यूशन ही दिखाता है कि उसका जो लाइट का जो पाथ है अगर वो विजिबल है, पार्टिकल्स का जो हमें पाथ विजिबल है, तो दैट मीन्स वो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, वरना वो शो नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट देखा है सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजीनियस होता है, जो होमोजीनियस मिक्सचर्स बीम ऑफ जो लाइट का जो पाथ है वो हमें विजिबल नहीं होता है, ठीक है। मिल्क है, मिल्क के अंदर हमें पाथ विजिबल होता है क्योंकि मिल्क एक हमारा कॉलोइडल सॉल्यूशन है, क्योंकि मिल्क के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के अंदर खाली कॉपर सल्फेट ही है, तो ये हमें पाथ शो नहीं करेगा, ठीक है। स्ट्रेचर सॉल्यूशन की बात करें तो स्ट्रेचर में क्या होता है कि वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा क्योंकि ये कॉलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो नीचे भी मैंने ये रखा था कि मिल्क एंड स्ट्रेचर सॉल्यूशन आर कॉलोइडल, देयरफॉर द मिल्क एंड द स्ट्रेचर सॉल्यूशन विल शो द टिंडल इफेक्ट, तो ये शो करेगा। और सॉल्ट और कॉपर जो है वो एक ट्रू सॉल्यूशन है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, जो पार्टिकल्स का साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो बीम ऑफ लाइट का पाथ को वो स्कैटर करेगा, ठीक है। तो मिल्क और स्ट्रेचर इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। इसको हमें एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स में हमें उसे क्लासीफाई करना है, जितने भी ये पार्ट्स दे रखे हैं। पहला इधर का है सोडियम। सोडियम क्या होता है, वो एक एलिमेंट होता है, उसके अंदर खाली एक ही टाइप का एक ही एलिमेंट है वो, तो दैट मीन्स ये एलिमेंट है हमारा। सॉइल क्या होगा, सॉइल एक मिक्सचर हो गया, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड है, प्लांट्स का वेस्ट, केमिकल पेस्टिसाइड्स, वाटर, देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो इसके अंदर है मिक्सचर्स के अंदर, सॉइल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज शुगर सॉल्यूशन। ये आपका एक मिक्सचर है, आप पानी के अंदर आप शुगर डाल रहे हो तो ये एक मिक्सचर है आपका, है ना। सिल्वर भी एक आपका एक एलिमेंट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका एक कंपाउंड होता है, ठीक है। कैल्शियम एक कंपाउंड हुआ ना, ठीक है। टिन की बात करें तो ये आपका एक एलिमेंट होता है। सिलिकॉन भी एक आपका एलिमेंट होता है। कोल जो होता है आपका एक मिक्सचर होता है, ठीक है। एयर की बात करें तो एयर में भी बहुत सारी चीज़ें मिक्सड होती हैं, तो वो भी आपका एक मिक्सचर हुआ। सोप, साबुन आपकी कैसे बनती है, बहुत सारी चीज़ें मिक्सड होती हैं, केमिकल मिक्सड होते हैं, जाके सोप बनता है ना। मिथेन आपका एक कंपाउंड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका एक कंपाउंड होता है। ब्लड जो होता है वो एक मिक्सचर होता है, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इम्प्योर सेल्स भी होते हैं, तो ब्लड भी एक मिक्सचर होता है ना। अब ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है हमारा, ठीक है, वो सेकेंड लास्ट था। तो ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द केमिकल चेंजेस। अब आपको केमिकल चेंजेस बताने कि किसके अंदर केमिकल चेंजेस होंगे। तो पहला हमें दे रखा है ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ग्रोथ ऑफ द प्लांट की ग्रोथ हो रही है, दैट मीन्स केमिकल चेंज हो रहा है। अब वापस से आप उसे छोड़ा तो कर नहीं सकते हो प्लांट को, अब वो केमिकल चेंज उसके अंदर होता रहेगा, वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डस्टिंग ऑफ आयरन। डस्टिंग ऑफ आयरन का क्या मतलब है कि अब आयरन की अलमारी है आपके पास, अलमीरा है, तो उस पर ना रस्ट हो गई, उस पर जंग लग गया, तो दैट मीन्स वो केमिकल चेंज हो गया, वो दोबारा से वो वैसी नहीं हो सकती जैसे पहले थी, अब उसके ऊपर जंग लग चुका है, वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है ना, दैट मीन्स वो केमिकल चेंज हुआ है। थर्ड दे रखा है मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड।
आयरन फिलिंग और सैंड का एक मिक्सचर है, तो ये कोई केमिकल चेंज नहीं होता है हमारा आयरन और सैंड का, ये कोई मिक्स हुआ ही नहीं है, इसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, आप आयरन को एज ए सैंड अलग कर सकते हो। नेक्स्ट इज कुकिंग ऑफ फूड, अब आपने फूड को पका लिया है, अब वापस से क्या आप उसे वेजिटेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, आपने जितने भी मसाले वगैरह उसमें डाले, वेजिटेबल्स डाले, आप कैसे वैसे उसे साबुत कर सकते हो, पकाने के बाद खाने को नहीं कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, अब फूड खाना जो है आपके पेट में जाके वो डाइजेस्ट हो गया, अब क्या वापस वो फूड बन जाएगा क्या, वापस एज अ फूड में आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, केमिकल चेंज हो चुका है, ठीक है, डाइजेशन हो चुका है फूड का। फिर आता है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को आप फ्रीज कर दोगे वो आइस बन जाएगी, फिर वो आप उसे बाहर निकाल दोगे तो फिर वो वाटर बन जाएगी, अब वो फिर से आइस बन जाएगी, तो ये केमिकल चेंज तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ कैंडल्स, आप कैंडल को आप बर्न कर दोगे, दैट मीन्स वो केमिकल चेंज हो रहा है, वापस से उसको थोड़ा ना पूरी कैंडल बना सकते हो, अब वो बर्न हो गई, वो जल गई कैंडल, ठीक है, वो ख़त्म हो गई, तो आप उसको नहीं कर सकते हो। तो केमिकल चेंज हमारा कौन सा हुआ, बर्निंग ऑफ कैंडल्स, डाइजेशन ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो ये आपके हो गए केमिकल चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो इसके हम एमसीक्यू वीडियो भी जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा लेना, जिससे आप जैसे ही मैं एमसीक्यूज़ की वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाए नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको मेरा कंटेंट ये सब पसंद आया हो, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।